कोई ना। आवाज आ रही है भाई? सबको आवाज जा रहा है? आवाज जा रही है भाई? चलो, गुड मॉर्निंग। आवाज एंड वीडियो क्लियर है ना सर? हाँ, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। विवेक वर्मान जी, मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना? बता दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। फटाफट लाइव आ जाओ। ठीक है, फटाफट लाइव आ जाओ। जय माँ सरस्वती। अब बढ़िया हाल है, एकदम मजे में है। आप अपना बताओ भाई, क्या हाल है? ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। चलो भाई, सब लोग फटाफट आ जाओ, लाइव आ जाओ। ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्दिनी ब्रह्मणी। अरे क्या लिख दिया भैया, इतना बड़ा था। अरे नहीं बच्चा, सलोनी गुप्ता जी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक ही फार्मूला होता है, ठीक है? वहां पे स्ट्रक्चरल, जब आइसोमेरिज्म समायोता पढ़ेंगे तो उनकी समायोता मतलब संरचना भिन्न होती है, लेकिन उनकी जो अणुसूत्र है एक ही होती है। विवेक वर्मा जी, मैं एमपी बोर्ड से हूँ, आप पे कॉल पे बात करनी है। ओके, आप कर सकते हो मेरे कॉल पे बात। डाउट नंबर हमने आपको दे रखा है ना, मुझे याद नहीं है डाउट नंबर, आप उसी पे कर लेना। मैं धरती से हूँ। अभिषेक यादव जी पूछ रहे हैं मैं कहाँ से, मैं पृथ्वी पर से हूँ, ठीक है? चलो भाई, सबको मॉर्निंग, सबको नमस्कार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब ना। चलो, अब कोई आके नहीं कहेगा कि सर हम लेट हो गए ना। तो
हम पढ़ाते क्या है, पहले मेरा नाम जान जाओ, ठीक है ना। मेरा नाम शुभम पटेल, ठीक है ना। ये चीजें जान जाओ, देखो आगे पूछते रहते थे इसलिए मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। मेरा नाम क्या है भाई, शुभम पटेल, ठीक है। सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री। सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर भी बता देते हैं। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, और चैप्टर का नाम क्या है यह भी बता देते हैं। पृष्ठ रसायन चल रहा है। और लेक्चर का नंबर भी बता देते हैं सर। लेक्चर नंबर आज 4 होगा, ठीक है सर। चलो चलो भाई चलते हैं, शुरू करें। चलो इसको हटाते हैं, कल जहां तक पढ़े थे उसी के आगे की शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई। चलो चलो, तो आज लेक्चर नंबर 4 है। चलो भैया अब शुरू करते हैं। तो देखो हमने समांगी उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण की बात कर ली। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है जरा सा आप कमेंट करके बताओ। समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, जरा कमेंट करके बताएं आप, क्या होता है भाई। समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, आप कमेंट करके बताएं। रश्मि जी कह रही है सर आपकी क्लास का टाइम तो चेंज हो गया 7 बजे। जी नहीं, अभी तो चेंज नहीं हुआ है। अरे क्या टेंशन है, आप लोग रजाई में पड़े रहो, हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप तो बस लेटे रहो। बात समझ में आ रही है ना। आप जहाँ पड़े हो पड़े रहो, बस देखते रहो, मोबाइल ऑन करो। कैसे मोबाइल ऑन करते हो, ऐसे मोबाइल ऑन करो, देखना शुरू कर दो। एक के बगल में कॉपी ले लो, एक छोटा सा स्टूल ले लो, उसी रजाई के ऊपर रख लो, लिखना शुरू करो, ठीक है ना। हाँ ओके। चलो भाई, तो इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई होंगी। कुछ आगे की चर्चाएं की जाए, तो जो हमें नया टॉपिक पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब है मनोज जी का। भाई समांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण का इन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत हमें पढ़ना है। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत हमें क्या पढ़ना है भाई, ठीक है। हाँ जो भी कमेंट करके लिख रहे हैं समांगी उत्प्रेरण के बारे में, बिल्कुल सही जवाब है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही लगे रहो, ठीक है ना। चलो भाई, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत पढ़ना है, तो विषमांगी उत्प्रेरण पढ़ना है हमें। ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिख रखा है विषमांगी उत्प्रेरण, इस लाइन को आप ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने पूछा था विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, ठीक ना। तो विषमांगी उत्प्रेरण में भाई क्या होगा, अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की जो अवस्था होगी वो क्या होंगी, भिन्न होंगी, एक दूसरे से क्या होगी, भिन्न होंगी, ठीक है ना। दोनों की अवस्था एक दूसरे से क्या हो जाएगी भाई, भिन्न हो जाएगी। जब दोनों की अवस्था भिन्न हो जाएगी और साथ ही क्या बनाएंगे,
ये एक विषमांगी मिश्रण को बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब इसी का अधिशोषण सिद्धांत पढ़ना है, इसी का क्या करना है, अधिशोषण सिद्धांत पढ़ना है। तो फटाक से आप कमेंट करें कि अधिशोषण क्या होता है, कमेंट करेंगे सब लोग, अधिशोषण क्या होता है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं थोड़ा। तो पहली चीज, इस विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत जो है इसके 5 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं। इसके 5 बिंदु निम्न हैं। है ना, इसके या फिर कह सकते हैं इसे मुख्य 5 बिंदु हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके मुख्य 5 बिंदु हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके, इस सिद्धांत के, इस सिद्धांत के मुख्य 5 बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं। इस सिद्धांत के मुख्य कितने हैं भाई, 5 बिंदु हैं। ठीक है, अब समझिए इस सिद्धांत के मुख्य 5 बिंदु हैं। पांचों पॉइंट्स क्या क्या है, पहली चीज समझिए। इस विषमांगी उत्प्रेरण में हम लोग यहाँ पे एक चीज पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे मध्यवर्ती भी बनता है। क्या बनता है भाई, मध्यवर्ती। सर जी हम भी जवाब दिए हैं, प्लीज पढ़ लीजिए, लिया कीजिए। सौर्य प्रकाश, अच्छा ठीक है जी, पढ़ लिया करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस विषमांगी उत्प्रेरण का जो सिद्धांत है इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है। इंटरमीडिएट बनने का मतलब समझिए, पांचों नियम को पहले मैं बिना लिखे ही समझा रहा हूं, फिर नियम को भी लिखेंगे। जैसे यह हमारे पास कोई उत्प्रेरक है, यह हमारे पास क्या हो गया भाई, कोई उत्प्रेरक हो गया। सपोज करते हैं यह हमारे पास कोई उत्प्रेरक है, ठीक है, लेट्स अस कंसीडर, है ना, यह हमने मान लिया कि कोई उत्प्रेरक। अब इसी में अभिकारक ए और बी को मिला दिया गया, इसी में अभिकारक ए और बी को मिला दिया गया। ठीक है, तो यह उत्प्रेरक है, यह क्या है भाई, यह उत्प्रेरक है। ठीक है ना, उत्प्रेरक है। तो यह क्या करता है, अभिकारक को अपने सतह पर अधिशोषित कर लेता है। यह उत्प्रेरक क्या करता है, यह क्या करता है, अब देखिए, यह उत्प्रेरक क्या करता है, अभिकारक को अपने सतह पर अवशोषित कर लेता है। अभिकारक को क्या करता है, अपने सतह पर अवशोषित कर लेता है। अब बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा है भाई, दूसरे को नहीं, किसी ठोस या द्रव के सतह पर दूसरे परमाणु का आकर जुड़ना अधिशोषण कराता है। बिल्कुल सही जवाब है सबका। अब देखिए उत्प्रेरक क्या करेगा, यहाँ पे इस सिद्धांत के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। तो उत्प्रेरक क्या करता है, ए बी क्या है, अभिकारक है, यह ए बी क्या है भाई, अभिकारक। अब ध्यान से इसको समझेंगे, तो यह उत्प्रेरक हो गया, यह अभिकारक हो गया। तो यह उत्प्रेरक क्या करता है, अभिकारक को अपने सतह पर अवशोषित कर लेता है, अभिकारक को अपने सतह पर अवशोषित कर लेगा। तो अवशोषित करने के बाद क्या बनेगा, यह देखिए, कुछ इस तरीके से बनाता है। अवशोषित करने के बाद कुछ ऐसा बनता है। क्लियर है भाई सबको, ये अवशोषित कर लिया, फिर अवशोषित करने के बाद इनका एक मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, इनके बीच में एक्सचेंजिंग होती है। फिर इनके बीच में एक्सचेंजिंग होती है तो क्या होता है, अब इनके बीच में इंटरमीडिएट, कहीं एडवर्ट तो नहीं चल रहा है,
तो इनके बीच में जब चेंजिंग होती है तो क्या बनेगा, यह देखिए, अब इनके बीच में यह बॉन्डिंग आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन गया। पहले उत्प्रेरक था या अभिकारक था, दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग थे। इस उत्प्रेरक ने अभिकारक को अधिशोषित किया अपने सरफेस पे, ऐसा दिखाएगा। फिर इनके बीच में इंटरमीडिएट हुआ, कुछ एक्सचेंजिंग हुआ, कुछ परिवर्तन होगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती, इसी को क्या बोलते हैं भाई, मध्यवर्ती। उसके बाद यहां से प्रोडक्ट हो जाएगा बाहर। अब देखो, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, कोई भी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे पार्टिसिपेट किए तो देखो ये हो जाएगा बाहर, और प्लस ए सिंगल बॉन्ड बी या ए बी के बीच में बॉन्ड, ऐसा प्रोडक्ट बन जाता। ये यही है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, यही पूरा प्रोसेस है, इसी को बोला जाता है विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। कैसे कैसे है आप समझे, कोई उत्प्रेरक होगा, अभिकारक को अपनी सतह पर अधिशोषित करेगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इनका आपस में एक्सचेंजिंग होगा, फिर यह उत्पाद के रूप में अलग हो जाएगा और उत्प्रेरक अलग हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। बात समझ में आ रहा है सबको, बोलो भाई, सबको बात समझ में आ रही है यहाँ पे। और दूसरी चीज, जो अधिशोषण होता है उसके बाह्य कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त संयोजकताएं होती हैं। ठीक है ना, सबको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, तब इसके पांचों नियम की चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ लो, पढ़ लो भैया, समझ में आ रहा है। स्कूलों में जल्दी पढ़ाते नहीं है, ये सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, स्कूलों में जल्दी पढ़ाते नहीं है, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन हो, समय है, चीजें बता दी जा रही हैं, ठीक है। चलो, तो लिखेंगे क्या, इस सिद्धांत के मुख्य 5 बिंदु हैं। इस सिद्धांत के मुख्य 5 बिंदु हैं, ठीक है। पहला, पहला क्या हो जाएगा, तो पहला लिखेंगे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण। पहला हो जाएगा उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण। पहला नियम, मतलब इसके ऊपर जो पहला पॉइंट है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक का क्या होता है, विसरण होता है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। अधिशोषण, उसके बाद तीसरी पॉइंट है एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा
रासायनिक अभिक्रिया का होना। रासायनिक अभिक्रिया का होना। उसके बाद चौथी जो पॉइंट है, उत्प्रेरक से उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया। चौथा जो पॉइंट है वह उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया। उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विश्लेषण होने के बाद, अभिक्रिया उत्पादों का विश्लेषण होने के बाद, विश्लेषण होने के बाद सतह का दोबारा सतह का दोबारा अभिक्रिया कराने के लिए उपलब्ध कराना। एक पॉइंट छूट रहा। हाँ, एक बार नहीं, अभी 2 बार बताएंगे, ठीक है ना। एमडी क्या पूछ रहे हैं, सरकारी मास्टर हैं क्या सर आप? नहीं जी, प्राइवेट मास्टर हैं, प्राइवेट हैं, ठीक है ना। सबका मैसेज आ रहा है। ठीक है, यूपी बोर्ड में जो पढ़ना है उसकी पीडीएफ मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। यूपी बोर्ड में जो पढ़ना है उसकी पीडीएफ मैं डाल देता हूँ क्लास के बाद। ध्यान दीजिए, पहला क्या कह रहा है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का क्या होगा भाई, विसरण होगा। उसके बाद उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होगा, उसी पे आके जुड़ेंगे। फिर एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा, एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा, उसी से रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर करा उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विश्लेषण होने के बाद, अभिक्रिया का उत्पाद बनने के बाद दोबारा से सतह मतलब उत्प्रेरक की सतह का उपलब्ध कराना, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। एक और नियम है, लास्ट वाला, 5वां वाला लिखेंगे। अभिक्रिया उत्पादों सॉरी, अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। अभिक्रिया उत्पादों का अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। ये 5 पॉइंट्स हैं। हाँ रे लाल, भोजपुरिया आता है हमको। चलो, 5वां क्या है, अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर होना। अभिक्रिया उत्पाद क्या उत्प्रेरक की सतह से दूर हो जाएंगे। 5 स्टेप्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। अब देखो 5 स्टेप्स को हम समझते हैं, ठीक है ना। इन 5 पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि AB कोई अभिकारक है भाई, हमने शुरुआत में मान लिया क्या, जैसे देखो
हमने मान लिया ए और बी, ए प्लस बी, हम शुरुआत में क्या मान ले, ए प्लस बी कोई अभिकारक है, ए प्लस बी हमने मान लिया कोई अभिकारक है। ठीक है, प्लस प्लस यह हमने क्या मान लिया, कोई उत्प्रेरक यश है, यह हमने क्या मान लिया, यश कोई उत्प्रेरक है, हमने क्या मान लिया भाई, यश कोई उत्प्रेरक है। ठीक है, अब देखो यह दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, या दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो हमने आपको पॉइंट्स में बताया था कि इस उत्प्रेरक की सतह पर, हमने क्या पॉइंट्स में बताया है, देखो आप पॉइंट्स में देखो, 4 नंबर दोबारा, उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विश्लेषण होने के बाद सतह का दोबारा अभिक्रिया कराने के लिए उपलब्ध कराना, सही तो है भाई। सही है, पॉइंट पे सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, तो पहले क्या होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक ए बी, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक ए बी, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक ए बी का क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, इनका अधिशोषण हो जाएगा, इनका क्या होगा, अधिशोषण हो जाएगा। जब अधिशोषण होगा तो कुछ इस तरीके से बनेंगे, ए बी और यह एस, पहले यहां पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ए बी डॉट 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 एस, पहले क्या बनेगा, संकरित संकर बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा, इसके बाद यहां एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कि यह इंटरमीडिएट है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, किसका निर्माण होगा, एक इंटरमीडिएट का निर्माण होगा। ठीक है ना, और इसी इंटरमीडिएट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी इंटरमीडिएट को कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां से क्या होगा, फिर आपस में इनका इंटरचेंज होगा और ए बी अलग हो जाएगा, फिर आपस में इनका क्या होगा, इंटरचेंज होगा, उसके बाद ए बी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। तो यहां से देखोगे तो ए सिंगल बॉन्ड बी हो जाएगा, प्लस ये अलग हो जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, उत्पाद बन गया, ये क्या होगा, उत्पाद हो गया। और यहाँ पे उत्प्रेरक जैसे भाग लिया था उसी तरह से एकदम अलग हो जाता, उसी तरह से एकदम अलग हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलो सर यूपी बोर्ड में तो नहीं है, हम लिस्ट काउंट कर देते हैं, ठीक है ना। अभी मैं सिलेबस को दोबारा से भेज रहा हूं। ठीक है भाई, तो यही पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। कहने का मतलब अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर पहले क्या होंगे, अधिशोषित होंगे, तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसी को हम क्या नाम देते हैं, मध्यवर्ती का नाम देते हैं। इसी को किसका नाम देते हैं, मध्यवर्ती का नाम देते हैं। उसके बाद उत्पाद अलग हो जाता है और उत्प्रेरक अलग हो जाता है। यूपी बोर्ड वालों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हम एक बार सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद एक लिस्ट बना लेते हैं, आपको पीडीएफ अपलोड करेंगे, उसकी सूचना भी देंगे आपको। ठीक है, डोंट वेरी। वैसे जान जाओ उत्प्रेरण का कुछ पार्ट यहाँ पे कटा है, ठीक है ना। एक्चुअली वहाँ पे जो सिलेबस काटने का तरीका है जगह जगह से है, इसलिए एक बार मैं फिर से देख लूँ तब बताऊंगा। ठीक है भाई, चलें आगे।
चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग है अपने पास, ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं, की विशेषताएं, ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं, इनकी क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है, ठोस विशेषताओं, ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं। अब पहली विशेषता इनकी सक्रियता है। पहली विशेषता इनकी क्या हो जाएगी भाई? सक्रियता। पहली विशेषता होती है इनकी सक्रियता। सक्रियता, रिएक्टिविटी। पहली विशेषता क्या होती है इनकी? सक्रियता। सक्रियता या फिर इसी को हम कहते हैं रिएक्टिविटी। सर यूपी वाले पढ़े या नहीं पढ़े? आज के दिन पढ़ लो, आज के दिन पढ़ लो, ठीक है ना। सक्रियता हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? रिएक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है भाई। तो सक्रियता क्या होती है? तो जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उनकी सक्रियता अधिक होती है। जैसे आपने देखा था कि हमने प्लेटिनम का उपयोग किया था, हाँ हमें पता है, कोई भी नहीं है, थोड़ा बहुत आप जानते रहो, थोड़ा बहुत जानते रहो। तो सक्रियता क्या होती है भाई? जैसे हम H2 प्लस O2, जैसे हम बात कर लें कि H2 प्लस O2 का रिएक्शन कराते हैं तो ये H2H2O बनता है, ठीक है ना। देखो उधर H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनता है? 2H2O बनता है। लेकिन यह बहुत स्लो गति से होता है। ये क्या होता है? स्लो रेट। ये क्या होता है? स्लो रेट से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम H2 प्लस O2 और इसको प्लेटिनम की उपस्थिति में कराते हैं ठोस में, ये जो 2H2O होता है यह फास्ट रेट से होता है। इस रेट से होता है, फास्ट रेट से होता है। कहने का मतलब है, ठीक है, H2 प्लस O2 प्लेटिनम है। अब यहाँ 2H2O फास्ट रेट से होता है। तो देख रहे हो, ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रियाशीलता बढ़ जाती है, मतलब सक्रियता बढ़ जाती है। ठीक है भाई, चलो चलो भाई। चलो भाई आगे, आगे है जियोलाइटों का आकार वर्णात्मकता उत्प्रेरण, ठीक है ना। शायद सिंपली हेडिंग कर लीजिएंगे हम लोग जियोलाइट। सिंपली हम लोग क्या पढ़ लेंगे भाई? जियोलाइट, है ना। सिंपली हम हेडिंग करेंगे क्या? जियोलाइट। जियोलाइट, जियोलाइट क्या होते हैं? सर यूपी बोर्ड के लिए में भी एनसीईआरटी में है सर। ठीक है भाई, चलो देखो जियोलाइट क्या होते हैं। तो हम कहते हैं वे उत्प्रेरकीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वे उत्प्रेरकीय अभिक्रिया। कहने का मतलब है जो अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, वे उत्प्रेरकीय अभिक्रिया
जो उत्प्रेरकों के आकार पर निर्भर करती है, उत्प्रेरकों के आकार पर निर्भर करती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग जियोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलाइट्स कहते हैं, या आकार वर्णात्मकता भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? आकार वर्णात्मकता का नाम देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, डिफिनेशन लिखते हैं। वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना, रंध्र मतलब उसके अंदर की संरचना, रंध्र संरचना, रंध्र संरचना एवं अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, एवं अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, आकार वर्णात्मक है ना, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण या जियोलाइट कहलाती है। समझिए क्या कह रहा है? वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो रंध्र संरचना, जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना एवं अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। आकार पर निर्भर करती है। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण या जियोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जियोलाइट। क्या कहलाता है? जियोलाइट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जियोलाइट की संरचना कैसी होती है। जियोलाइट की संरचना कैसी होती है? शॉर्ट नोट में लिखेंगे ना, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। जियोलाइट की संरचना कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी जियोलाइट की संरचना कैसी होती है? अब बात को सुनिए, जियोलाइट की संरचना कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान। जियोलाइट की संरचना कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। बात समझ में आ रहा है? जियोलाइट की संरचना कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है जियोलाइट की संरचना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और क्या लिखेंगे? जियोलाइट। क्या लिखेंगे? जियोलाइट। जैसे अणुसूत्र की बात करते हैं। अच्छा, जियो मोबाइल को जियोलाइट कहते हैं। अरे गजब मेरे लाल, कह रहा है जियो के मोबाइल को जियोलाइट कहते हैं। देखेंगे जियोलाइट सिलिकेट के त्रिविम नेटवर्क वाले, सिलिकेट्स के
त्रिविम नेटवर्क वाले जियोलाइट सिलिकेट्स के त्रिविम नेटवर्क वाले एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। देखिए, जियोलाइट सिलिकेट्स के त्रिविम नेटवर्क वाले एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। जिसमें कुछ सिलिकॉन परमाणु जिसमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्युमिनियम के साथ बॉन्डिंग करते हैं। कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्युमिनियम के साथ बॉन्डिंग करते हैं। सिलिकॉन परमाणु एल्युमिनियम के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होकर एल्युमिनियम के परमाणुओं द्वारा एल्युमिनियम के परमाणुओं द्वारा आगे चले थोड़ा। आगे चले थोड़ा। क्या लिखे हो? क्या लिखे हो भाई? एल्युमिनियम के परमाणुओं द्वारा, हाँ, एल्युमिनियम के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होकर AlOSi संरचना देते हैं। ऐसी ही कुछ संरचना होती है जियोलाइट की। अब थोड़ा हम इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है भाई? इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे वापस से आते हैं। जियोलाइट है क्या? जियोलाइट को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिनका नाम है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। जियोलाइट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, या इसी को हम लोग सिंपली जियोलाइट बोलते हैं। तो हम कहते हैं वह उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया, वह उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया जो उत्प्रेरक के रंध्र संरचना एवं अभिकारक और उत्पाद के अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। अणुओं के आकार पर निर्भर करते उसे क्या कहते हैं? जियोलाइट या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जियोलाइट की संरचना कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्तों के समान होती है। कैसे बनता है? जियोलाइट के जो जियोलाइट सिलिकेट्स के त्रिविम नेटवर्क वाले एल्युमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जिसमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्युमिनियम परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होकर एल्युमिनियम ओ सिलिकॉन संरचना देते हैं। एल्युमिनियम ओ सिलिकॉन संरचना देते हैं। अब बात करते हैं कि जियोलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जियोलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो भाई जियोलाइट का उपयोग हम लोग पेट्रोलियम उद्योग में करते हैं। कहाँ पर? पेट्रोलियम उद्योग में। जैसे पेट्रोल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग, जैसे क्रूड ऑयल होता है तो क्रूड ऑयल को हम लोग जब पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर जियोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिख लेंगे जियोलाइट्स पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन के जियोलाइट पेट्रो रसायन जियोलाइट पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन एवं रसायन में हाइड्रोकार्बन एवं
सॉरी, हाइड्रोकार्बन के भंजन लिखना, हाइड्रोकार्बन के भंजन, हाइड्रोकार्बन के भंजन एवं भंजन एवं समावयवन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यह है जियोलाइट। हाँ ठीक है, हम जितना पढ़ाए सबकी लिस्ट दे देंगे, ठीक है ना, सबका लिस्ट दे देंगे, कौन यूपी बोर्ड में पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है उसका भी लिस्ट देते हैं, डोंट वेरी। त्रिविम का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, त्रिविम का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। चलो भाई, ठीक है भाई, जियोलाइट समझ में आया सबको? ठीक है, चलो जियोलाइट समझ में आया, आगे चलते हैं। अगली टॉपिक हमें पढ़नी है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, एंजाइम उत्प्रेरण। क्या पढ़ना है भाई? एंजाइम उत्प्रेरण, ठीक है ना, एंजाइम उत्प्रेरण पढ़ना है, ठीक है ना, एंजाइम उत्प्रेरण। तो पहली चीज, जो एंजाइम होता है वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो एंजाइम होता है वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? एंजाइम क्या होते हैं भाई? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है भाई, तो एंजाइम क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त, हाँ हाँ, अच्छा, JSM5 क्या होता है? JSM5 भाई एक जियोलाइट है। JSM5, JSM, JSM5 एक जियोलाइट है जिसका उपयोग हम पेट्रोल के शोधन में किया करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? JSM5 क्या है? एक जियोलाइट है। JSM5 का है एक जियोलाइट है जिसका उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं? पेट्रोकेमिकल में पेट्रोल को शुद्धिकरण में किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, JSM5 जैसे एग्जांपल पूछा ना तो JSM5 होता है, ठीक है ना। और JSM5 का सूत्र भी क्या होता है? MX होता है, AlO2 का ट्वाइस होता है इंटू SiO2 96X तक होता है। काफी लंबा फार्मूला होता है, कहोगे तो मैं लिख देता हूं। देखो, JSM5 का जो फार्मूला होता है MX, ये क्या होता है? MX AlO2 क्या होता है? MX AlO2 X होता है, फिर SiO2, यहाँ पर X रहता है, फिर क्या होगा दूसरे में SiO2, और यह 96 से X तक होता है, कुछ समथिंग ऐसे ही फार्मूला होता है इनका। बात समझ में आ रहा है? यह जियोलाइट 5 का फार्मूला है।
ठीक है ना। किसका फार्मूला हो जाएगा भाई, जियोलाइट 5 का, समझ रहे, मतलब JSM5, JSM5 का फार्मूला क्या होता है, MX AlO2 X SiO2 96, मतलब 96 से लेकर X तक रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, JSM5, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, JSM5 एक जियोलाइट्स है जिसका उपयोग पेट्रोलियम में किया जाता है। ठीक है, चलो हटाएं। चलो भाई एंजाइम उत्प्रेरण की बात करते हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, नाइट्रोजन का बहुत बड़े बड़े यौगिक होते हैं जिसे हम एंजाइम कहते हैं। अब एंजाइम से होने वाली अभिक्रियाएं हमें पढ़नी है, यहाँ से एंजाइम से होने वाली अभिक्रियाएं हमें पढ़नी। तो पहले एंजाइम क्या है, तो कहते हैं एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक, थोड़ा सा लिख लेते हैं, एंजाइम जटिल, एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम क्या है, एक लाइन में लिखेंगे, एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है जो जीवित कोशिकाओं से पाई जाती है। जो कहां से पाया जाता है, पहले जब बर्जीलियस हुआ करते थे, बर्जीलियस के समय की बात है, तो कहते थे जो एंजाइम है केवल जीवित कोशिकाओं से ही पाया जा सकता है ना, जो केवल जीवित कोशिकाओं से पाया जा सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे साइंस जो है डेवलपमेंट किया गया, साइंस को आगे बढ़ाया गया, लोगों ने इसको बताया। करा फिटकरी का फार्मूला बता दो, पोटास एलम होता है, ठीक है, समझो। तो उसके बाद एंजाइम को फिर लैब में बनाया गया। तो पहले यह संभव नहीं था, पहले यहां तक बोला जाता था कि जितने भी एंजाइम्स हैं या वसा हैं केवल जीव जंतुओं, पेड़ पौधों या जीवित कोशिकाओं से ही प्राप्त किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की खोज बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी, उन्होंने क्या किया, इसे लैब में बनाने की कोशिश की। इसे क्या किया, लैब में बनाने की कोशिश की। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंजाइम है हम कह सकते हैं क्या, एंजाइम एक प्रोटीन है। ऐसे भी कह सकते हैं कि एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है, ये भी तो है, एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। तो उसके बाद लोगों ने लैब में बनाने की कोशिश की। तो लैब में धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे बहुत सारे जो एंजाइम थे उन्हें लैब में बनाया गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इसे लैब में बनाना संभव नहीं था, लेकिन अब इसे लैब में बनाया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हमारे पास, हमारे सिलेबस में उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे रिएक्शन पढ़ने हैं, हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, तो एंजाइम क्या भाई, एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है और एंजाइम एक प्रोटीन का रूप है। यहाँ पे कह सकते हैं एंजाइम एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं, तो सिंपली बोल देंगे कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या है। तो एंजाइम के कारण होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एंजाइम उत्प्रेरण कहलाएगी। एंजाइम के कारण, किसी प्रोटीन के कारण होने वाली जो अभिक्रिया है, किसी प्रोटीन के कारण जो होने वाली अभिक्रिया है, उसे क्या बोलेंगे, एंजाइम उत्प्रेरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एंजाइम उत्प्रेरण बोलेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, अगर समय रहता तो हम इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। अभी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पर पहला पढ़ना है वह है इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन। हम लोग इसको क्या कहते हैं, इच्छु शर्करा, इच्छु शर्करा, और इसको हम लोग नाम देते हैं सुक्रोज का। इच्छु शर्करा का कहते हैं सुक्रोज का प्रतिलोमन पढ़ना, प्रतिलोमन क्या पढ़ना है,
इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन। ठीक है भाई। ठीक है, अब ध्यान दो। तो जो सुक्रोज होता है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं, सुक्रोज का पहले फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 होता है। तो हम जब सुक्रोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है। जब भी हम लोग इसको सुक्रोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। किसमें? तो इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। एक इसका फार्मूला हो गया, सुक्रोज का फार्मूला हो गया। सुक्रोज का फार्मूला, जब हम इसे जल के साथ तोड़ते हैं, जल में घोलकर इसे हम लोग क्रिया कराते हैं, जैसे एक्वस फॉर्म में है, और वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ये दो भाग में टूटेगा। एक टूटेगा ग्लूकोज में और दूसरा टूटेगा फ्रक्टोज में, और दोनों का फार्मूला भी क्या होता है भाई? सेम होता है ना? दोनों का फार्मूला भी क्या होता है? सेम होता है। एक इसमें टूटेगा C6H12O6 प्लस ये हो जाएगा ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और दूसरा जो बनेगा C6H12O6, और यह भी क्या होगा? यह फ्रक्टोज हो जाएगा। तो दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन इनकी संरचना भिन्न होती है। दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन इनकी संरचना भिन्न होती है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या है? यहाँ पे हम प्रतिलोमन कराते हैं तो दो पार्ट में टूटता है। एक तो ग्लूकोज बनेगा, दूसरा क्या बनता है भाई? फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सुक्रोज है, लिख लो भाई। बात समझ में आ रहा है? कोलाइडल कब पढ़ाओगे? प्रयास करते हैं कि आज ही पढ़ा दिया जाए। ठीक है भाई, चलो आगे एक तो दूसरा एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं भाई, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, यह सब फार्मूला आपको मिलेगा जैव अणु में। केमिस्ट्री के पार्ट 2 में यह एक चैप्टर है जैव अणु, आपको वहां पे डिटेल में पढ़ना है। वहां आपको डिटेल में पढ़ना है, सर पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक वाले केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किसका पढ़ेंगे भाई? माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। तो माल्टोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11 माल्टोज होता है। ये क्या होता है भाई? माल्टोज होता है। क्या होता है? माल्टोज होता है। फिर इसका हम जल के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ? जल के साथ क्रिया करा देंगे। देखो C12H22O11 सुक्रोज का भी फार्मूला था, अब माल्टोज का भी फार्मूला है। ठीक है ना? तो इसका हम लोग क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? यहां पे बनेगा ग्लूकोज, दो ठे बनता है C6H12O6। यह क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो देखो माल्टोज का जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, जब माल्टोज को तोड़ते हैं तो यहां पर
केवल और केवल ग्लूकोज टूटता है, लेकिन हम लोग जब सुक्रोज को तोड़ते हैं तो एक तो ग्लूकोज बनता है, दूसरा क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, हो गया भाई। चल, हाँ गुड मॉर्निंग अभी को, हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं न्यू ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, आप पढ़िए। बात समझ में आ रहा है भाई? चलो, तो देखो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे हम लोग कोलाइड। अगला हम क्या पढ़ेंगे भाई? कोलाइड, जिसको हम कहते हैं कोलाइडल। जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग? कोलाइडल का नाम देते हैं। कोलाइड पढ़ेंगे। ठीक है, कोलाइड कहते हैं इसको, हम कहते हैं सॉरी, इसको हम क्या नाम देते हैं भाई? कोलाइडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलाइडल। अब कोलाइडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कोलाइडल से। ठीक है भाई, कोलाइडल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये सब पूछता है। अरे भैया, कुल चीज पूछी तब्बा पढ़ब, वैसे न पढ़ब। पूछी तब्बा पढ़ब का? देखा कथन पूछला कि ना पूछला? देखा पूछी तब्बा पढ़िया। ABCD तो नहीं पूछ ले कबो परीक्षाओं में, काहे पढ़ लेला? बताओ, कौआ खराब ही तो नहीं पूछले कबो, काहे पढ़ लेला हो? हाँ, कैटलिस्ट में जो इम्पोर्टेंट था हमने पढ़ा दिया है, और थोड़े बहुत रहेंगे तो क्वेश्चन के साथ करा देंगे। कैटलिस्ट में जो इम्पोर्टेंट था हमने करा दिया है, और थोड़ी बहुत चीजें अगर बची भी रहेंगी तो क्वेश्चन से उसे हम लोग करा देंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई, चलो। पी ब्लॉक कब चालू? पी ब्लॉक चालू हो गया, सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं पी ब्लॉक को। हाँ, इसी पृष्ठ रसायन में ही कोलाइड न्यू टॉपिक है। ठीक है ना सर? न्यू स्टूडेंट, ठीक है, आप पढ़िए। हाँ, कोलाइड, कोलाइड एक द्रव की अवस्थाएं भी है। कोलाइड का एक द्रव की अवस्था है। का बोला तानी सर? अरे वह बोला तानी जो रहुआ सुना तानी, ठीक बा। चलावा, इधर देखो भैया, कोलाइड क्या होता है? तो पहली चीज कहते हैं कि जो कोलाइड होता है उनके कणों का आकार बिलियन के कणों के आकार से बड़ा होता है। कुछ कक्षा 9 वाली चीजें ये सब है ना, थोड़ी बहुत बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं, जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। जो कोलाइड के कणों का आकार होता है वह बिलियन के कणों के आकार से बड़ा होता है, और निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। ये चीजें हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? चलो भाई, चलो। तुम लोग बतियाते बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बतियाते हो आप लोग।
ठीक है भाई। चलो थोड़ी कोलाइड के बारे में बात करते हैं, फिर कोलाइडी अवस्था की बात करेंगे। कहते हैं वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है मेरे लाल, कमेंट करके बताओ। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, कमेंट करके बताओ। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होते। विसरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, यह पढ़ाया गया है विलयन में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं विसरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। फटाक से कमेंट करो, मैं देख रहा हूं कमेंट इस बार। गुलशनवा कह रहा है कि हमको ब्लॉक कर दिए हैं का, देखा गजब बकलोल आदमी है ये। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय के अणु एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके। दीपक चौहान। उसके बाद सचिन पातवा कह रहे हैं पराग में झिल्ली वह झिल्ली होती है। अच्छा, अभिषेक करें जिसमें विलायक के कण गुजर जाते हैं। अच्छा, मरियम। चलो, हाँ, ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण आर पार जा सके परंतु एक कण आर पार से। चलो भाई, अब पहले बात करते हैं कोलाइड क्या होता है। वे पदार्थ, जैसे कोलाइड कहते किसे हैं, तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। बात समझ में आ गया? इसे क्या बोल देंगे हम लोग भाई? कोलाइड कहते हैं। देखेंगे ये पदार्थ गोंद के समान होने के कारण कोलाइड कहलाए गए। ये पदार्थ गोंद के समान होने के कारण, गोंद के समान होने के कारण कोलाइड कहलाए गए। ये पदार्थ गोंद के समान होने के कारण कोलाइड कहलाए गए। बात समझ में आ रहा? क्योंकि जो कोलाइड होता है उन्हें ग्रीक वर्ड में कोला कहते हैं। कोला मतलब ग्लू होता है। क्योंकि गोंद को हम लोग ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं? गोंद को ग्रीक वर्ड में कोला कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? गोंद को ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं? कोला कहते हैं। कोला, जो पीते हुए वाला नहीं जी, कोला कहते हैं। और उस कोला का मतलब होता है ग्लू। कोला का मतलब क्या होता है? ग्लू।
ग्लू मतलब गोंद होता है। बात समझ में आ रहा है? कोला को क्या कहते हैं हम लोग भाई, लैटिन वर्ड में ग्लू कहते हैं, ग्लू का मतलब गोंद होता है। तो जो कोलाइड होते हैं गोंद की तरह होते हैं, इसीलिए हम लोग इसका भी नाम क्या कर दिए, कोलाइड कर दिए, क्योंकि कोलाइड को कोला खाते थे। बात समझ में आ रहा? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे हम लोग इसमें स्टार्च ले लेंगे, जैसे में हम लोग बात कर लें, पहले तो गोंद ही ले लें, स्टार्च ले लें, जिलेटिन ले लें, जिलेटिन आदि इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आदि ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। हिमांशु यादव सर, आपको मेरे नाम से गुस्सा आता है क्या? खुशी तिवारी, ओ झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु आर पार कर सके। ओके सर। साफिया सर, मैं विलय के कण नहीं, सर मैं विलय के कण नहीं जा पाते। कोलाइडी की खोज किसने की? कोलाइड की जगह अर्थ थॉमस ने। अच्छा, थॉमस ग्राहम ने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, कोलाइड की खोज किसने की थी? थॉमस ग्राहम ने की थी। ठीक है भैया, उन्होंने बताया था। ठीक है, खोज नहीं की थी, उन्होंने बताया था कोलाइड के बारे में। ठीक है भाई, थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो, कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती हैं। कोलाइडी विलयन की बात करते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होता है? पहले तो कोलाइड की बात कर ले। पहले हमने कोलाइड की बात कर ली, पहले हम लोग कोलाइड की बात कर लिया, कोलाइडी विलयन की बात करते हैं। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं वे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं, वे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं, वे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं जिसमें किसी निश्चित पदार्थ के जिसमें किसी निश्चित पदार्थ के किसी निश्चित पदार्थ के छोटे छोटे कण, पदार्थ के छोटे छोटे कण। अब छोटा छोटा में कितना, छोटा छोटा में कितना, ठीक है ना, छोटा छोटा में कितना, 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁶ मीटर होना चाहिए। 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर होना चाहिए। इनके बीच में रहेगा तो कोलाइड कहलाते। भरत बाबू कह रहे आप मेरा गुड मॉर्निंग नहीं ले रहे। अरे भैया, सबको तो बोले थे गुड मॉर्निंग, अब कैसे कहें? 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹ से 10⁻�6 मीटर परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, किसके रूप में भाई? परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में एक अन्य पदार्थ में, एक अन्य पदार्थ में जिसे परिक्षेपण, अन्य पदार्थ में जिसे परिक्षेपण माध्यम, जिसे क्या कहते हैं भाई? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, कहते हैं में फैल जाते हैं, कहते हैं में फैल जाते हैं। अब समझते हैं इसको, अब समझिए। कोलाइडी, अरे कोलाइडी विलयन गलत है, सॉरी, थैंक यू बताने के लिए भाई। कोलाइडी, ठीक है। अब समझिए क्या कर रहा है, वे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं
ठीक है भैया, ऐसा देखो, वे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं जिसमें किसी निश्चित पदार्थ के छोटे छोटे कण, जिसमें किसी निश्चित पदार्थ के छोटे छोटे कण, वो भी कितना छोटा होना चाहिए, 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁶ मीटर का होना चाहिए, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होता है। और यह किसी दूसरे माध्यम में, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, उसमें फैल जाते हैं। कहने का मतलब है कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती हैं। कहने का मतलब है जैसे विलयन में एक विलायक होता है, उसी तरह कोलाइडी विलयन में भी क्या होगा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि विलयन होता है तो विलयन में विलय विलायक होगा, सेम उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि कोलाइडी विलयन में भी दो ठो माध्यम है, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था है, दूसरा परिक्षेपण माध्यम है। एक परिक्षिप्त प्रावस्था है, दूसरा परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, चलो भाई, तो बात समझ में आ रहा, जो कोलाइड है उसमें दो माध्यम होंगे। कोलाइड में क्या होगा भाई, दो माध्यम होगा, एक परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। और वह कहां फैल जाते हैं, परिक्षेपण माध्यम में फैल जाते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था में छोटे छोटे कण होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो परिक्षेपण माध्यम में फैल जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, चलो, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, इसी पे लिख दे। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं भाई, कोलाइडी विलयन बराबर परिक्षिप्त परावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। कॉलोनी गुप्ता करे सर, टाइम ज्यादा हो रहल बा। ठीक है भाई, तो एक होगा परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम। कहने का मतलब कोलाइडी विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम होता है। और परिक्षिप्त प्रावस्था में क्या होता है, छोटे छोटे कण जो उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं, और जो माध्यम होता है उसमें कण मतलब फैल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है ना, चलो। ठीक है, आगे चलें।
अब बात करते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है। तो कहते हैं कोलाइडी विलयन में क्या हो जाएगा भाई, कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ, कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ, कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की प्रावस्था को, के कणों की प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। बात समझ में आ रहा? अरे डी ब्लॉक पी ब्लॉक हम नहीं पढ़ाएंगे यार, बस यही फिजिकल पढ़ाएंगे, डी ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं पढ़ाना है। बात समझ में आ रहा? समझिए। तो परिक्षिप्त प्रावस्था किसे बोलेंगे, तो कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कणों की प्रावस्था होगी, कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कणों की प्रावस्था, जो विलेय का कण से ठोस द्रव गैस जो भी विलेय का कण का प्रावस्था होगा उसे ही क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो विलायक का जो माध्यम होगा, विलायक की जो प्रावस्था होगी उसे क्या बोल देंगे, परिक्षिप्त सॉरी परिक्षेपण माध्यम बोल देंगे। तो क्या बोल देंगे, विलायक, क्या बोल देंगे भाई, विलायक या माध्यम, विलायक या माध्यम जिसमें कण विसरित होते हैं, कण विसरित होते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, नाराज हैं क्या? सर टाइम इज ओवर। सर प्रावस्था किसे कहते हैं, ये ठोस द्रव गैस बच्चा जो होती है उसे प्रावस्था कहते हैं। सर हमारे में परिक्षिप्त नहीं है, परिक्षेपण है। परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षिप्त डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों होते हैं, आप दोनों पढ़िए, ठीक है। सर कब से शुरू हो गई पी ब्लॉक, कब से शुरू हो गई पी ब्लॉक के तक हम सुने हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। हम सुने कि पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। सर कल यूट्यूब पे शायद बता तो रहे थे पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। आप लोग जुड़ो, पी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, कल से शायद हुआ है, आप लोग जुड़ो। मैं संडे को क्वेश्चन कराऊंगा। आज मेरा बर्थडे है तो मैं क्या करूं, भजन गाऊं, हैप्पी बर्थडे। सर जी बोल रहे हैं कि टाइम ओवर हो गया। अच्छा टाइम ओवर हो गया।
सर जी मैं टी लाया हूँ। अच्छा, आपके लिए। एग्जाम्पल गुरुजी। सोनी कुमारी, यूपी बोर्ड वालों को पढ़ना है कि नहीं? चलो भैया आगे चलते हैं ना। तो हम बात करते हैं, अगली टॉपिक है कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। अगली टॉपिक हमें पढ़ना है कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो इसको तीन तरह से वर्गीकरण किया जाता है। तीन तरह से इनका वर्गीकरण भाई हम लोग पढ़ेंगे। कितने तरह से वर्गीकरण पढ़ेंगे? तीन तरीके से। पहला होता है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था पर। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था पर। भौतिक अवस्था पर। और दूसरा पढ़ना है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति पर। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति। अन्योन्य क्रिया की प्रकृति। अन्योन्य क्रिया की प्रकृति। और तीसरा वर्गीकरण हो जाएगा अन्योन्य, लिख लो इसे, अन्योन्य क्रिया की प्रकृति। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे जो वर्गीकरण है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकार। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकार। यह तीन तरह से हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। सर कल पढ़ाना सर यहीं से। अच्छा सर, अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग को साबुन वबुन भी पढ़ना है। ठीक है भाई। सर कल का टेस्ट है क्या? कल का टेस्ट सर बताएंगे। सर आप लोग को शाम को बताएंगे टेस्ट है कि नहीं है। तो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण इन तीन तरीके से करेंगे। एक पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था पर, और एक पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति पर पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकार। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकार।
बात समझ में आ रहा है? अन्योन क्रिया क्या होता है, मिसेल क्या होता है, सब बताएंगे भैया, सब बताएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। सर जी आज तीनों टॉपिक पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, प्रयास करते हैं। नहीं आप बस इतना ही, आज के लिए इतना है, ठीक है भाई। क्या करोगे मेरा नंबर लेके? देखो इत गधे मेरा नंबर मांग रहे हैं, क्या करोगे मेरा नंबर लेके? गुरुजी अपना नंबर दे दीजिए। यही का मतलब है यार, क्या करोगे नंबर लेके? क्या समस्या है बताओ? डाउट क्लास के लिए नंबर दिया गया है ना, उस पर आप कॉल करो। मुझसे जुड़ना है तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने बता रखा है ना, उस पर जुड़ जाओ, क्या समस्या है? नंबर वंबर लेके क्या करोगे? बेकार चीज है सब, नंबर संबर लेके क्या करोगे? मेरा इंस्टा आईडी है SK134875, यह ठीक है। नंबर वंबर लेके क्या करोगे? पढ़ाने के लिए मैं रोज आ रहा हूँ ना, मुझसे पढ़ भी तो रहे हो, क्या जरूरत है यार? समझो। अगर अगर कोई आपको समस्या है, अगर कोई समस्या है तो डाउट क्लास का नंबर दिया गया है, आप उसे पे कॉल करें, ठीक है ना। अब बहुत जुड़ने का शौक है तो देखो ये इंस्टा आईडी है, इस पे जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर लेके क्या करोगे? ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है भाई। चल, कल की क्लास में मिलते हैं। और मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए अभी अपलोड करवा देता हूँ कि कौन कौन सिलेबस से कटा है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है भाई। चलो ठीक है, चलो। सर जी मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप ही से बात कर लूंगा। गजब बेइज्जती है यार। देखो कह रहा है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप ही से बात कर लूंगा। चलो भैया, चलो अब कल मिलते हैं ना, कल की क्लास में, टाइम अप हो गया है। अरे दिए तो हैं ना, तो देखो। ओके बाय। सारा इंस्टा आईडी ही हैक कर लेंगे, अरे गजब यार। चलो बाय।